उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का थाना रूरा और थाना भोगनी, इन दोनों थाना क्षेत्र के रूरा की लड़की थी और भोगनी का लड़का था। 15 मई 2023 को इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद दुल्हन जब अपने घर पहुंचती है, यानी कि ससुराल पहुंचती है, वहां बड़े अच्छे से रह रही थी। धीरे धीरे करके 10 दिन का समय बीत जाता है। 10वें दिन यानी कि 25 मई 2023 को दुल्हन के पेट में बहुत तेज़ का दर्द होने लगता है। उसने दूल्हे से कहा कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, मुझे कुछ करिए, डॉक्टर के पास लेके चलिए। अब वो लड़का अपने परिवार से बताता कि ऐसे से इसके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। वो सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा देता है। अब डॉक्टर लोग उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि वो तो गर्भवती है। शादी को अभी 10 दिन ही हुए हैं, वो गर्भवती है और उसको बच्चा भी होने वाला है। अगला दिन आता है यानी कि 26 मई 2023 को वो एक बेटी को जन्म देती है। और जैसे ही ये बात दूल्हे को, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को पता चलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर था दूल्हे पर। दूल्हे ने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे थे, बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन दुल्हन के उस पुराने फैसले से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि इसमें कई तरह की पंचायतें होती हैं, फैसले भी होते हैं, लेकिन दूल्हा गुमसुम रहता है, परेशान रहने लगता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। दूल्हा एक नहीं था, बल्कि दूल्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे। जब ये खबर अखबार में छपती है तो लोगों को इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इतने सारे दूल्हे दुल्हन को लेकर परेशान क्यों हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है बड़गांव। दरअसल बड़गांव का लड़का और जम्मू के राजौरी की लड़की होती है। दिसंबर 2022 का ये वाक़या है। दूल्हा अमीन मीर होता है, उसकी शादी होने वाली थी और शादी को लेकर जैसे बारात जाती है, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि ज़्यादा बाराती नहीं आएंगे। जैसे ज़्यादा बाराती नहीं आएंगे तो फिर ठीक वैसे ही दुल्हन पक्ष के भी ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मुख्तसर यानी कि कम लोग होंगे, चंद लोग होंगे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और कुछ ही देर के बाद फिर निकाह की तैयारी होती है। जब निकाह की तैयारी हो रही थी तो उससे पहले ही लोग आपस में कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। कानाफूसी की सिर्फ एक ही वजह थी कि जो महर की रकम रखी जाएगी, उस महर की रकम को ठीक से रखा जाना चाहिए, यानी कि लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से। आपको बताते चलें कि जब मुस्लिम विधि के हिसाब से निकाह होता है तो लड़के वालों की तरफ से एक महर की रकम तय की जाती है। वो महर की रकम हर हाल में दुल्हन को अदा करनी ही पड़ती है। कई लोग एक साथ अदा कर देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो टुकड़ों में उसको अदा करते हैं। अब अमीर मीर की शादी हो जाती है, उसकी हैसियत के हिसाब से महर की रकम भी तय हो जाती है। और महर की रकम तय होते ही जैसे ही शादी की पहली रात आती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाने की स्थिति में पहुंचते हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन के पास जब पहुंचता है और वहां जाने के बाद एक दूसरे से दुआ सलाम होती है, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख की जब बातें कर रहे थे, नई ज़िंदगी की एक शुरुआत कर रहे थे, तभी दूल्हे ने जब उसको एक दुल्हन की तरह से, जिस तरह से होता है फर्स्ट नाइट में, उसको पकड़ने की कोशिश की तो दुल्हन ने कहा, आप मुझे इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। वो कहता, कैसी बातें कर रहे हो। वो दुल्हन कहती है कि तुम्हें पहले महर की जो रकम है वो अदा करनी पड़ेगी। यदि महर की रकम अदा करोगे तभी तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, और महर की रकम अदा नहीं करोगे तो तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आमीन मीर परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर होता है। कहता है कि इतनी सारी रकम मैं एक साथ कहाँ से लेके आऊँ। वो कहती है, कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में दे देना, लेकिन मुझे रकम चाहिए। अब दूल्हा रकम का इंतज़ाम करता है, अपनी दुल्हन को देता है। उसके बाद एक फॉर्मेलिटी जो होती है सुहागरात की, वो सुहागरात उसके साथ मनाता है। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। धीरे धीरे करके थोड़ा वक्त भी बीतने लगता है और एक दिन इस दुल्हन के पेट में दर्द होने लगता है। वो कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है। वो जब घर से तैयार होकर पूरी तरह से निकलती है, क्योंकि शादी को अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, महीना 1.5 महीने के आसपास ही बीता था। वो अपने साथ में अपना हैंड बैग भी लेके जा रही थी और हैंड बैग ले जाने के बाद थोड़ा सा भारी सा हो रहा था। तो दूल्हा पूछता है कि तुम्हारे बैग इतना भारी सा क्यों हो रहा है, क्या बात है, क्या है इसके अंदर। वो कहती है कि कुछ मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसे साथ लेके जा रही हूँ। वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद दुल्हन को दिखाया जाता है डॉक्टर के पास, और दिखाने के बाद वो कहती है कि बस मैं 1 मिनट में टॉयलेट जाती हूँ, टॉयलेट से बस यूँ गई और यूँ आई। अपने दूल्हे से जब ये बात कह के जाती है, दुल्हन तो मौका पाते ही वहाँ से गायब हो जाती है। इसका गायब होना ही अब दूल्हे को परेशान करने लगता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को कभी इधर कभी उधर चारों तरफ ढूंढता है, लोगों से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बीवी को देखा था।
अब शौहर अपनी बीवी को लगातार तलाश कर रहा है, लेकिन बीवी मिल ही नहीं रही थी। जब वो थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है, सीधा थाने जाता है और थाने जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी बीवी को पेट में दर्द हुआ था, मैं डॉक्टर के पास लेके गया था, मेरी बीवी अचानक से गायब हो गई है। पूरे हॉस्पिटल में हर जगह ढूंढा, आसपास के इलाकों में ढूंढा, लोगों को फ़ोटो दिखा दिखा के ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। पुलिस वाले उसकी गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं, कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो फ़ोटोग्राफ्स है उसको हमें उपलब्ध करा दो और ठीक है, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद इसी थाने में एक और शिकायत आती है। शिकायत ठीक इसी तरह से आती है कि वो अपनी बीवी को लेकर बाज़ार गया था और बाज़ार से उसकी बीवी अचानक से गायब हो गई। उससे अभी हाल ही में, जल्दी में, करीब 15 से 20 दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। उसकी बीवी ने कहा कि मुझे बाज़ार जाना है। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। जब पुलिस वालों से वो पूरी कहानी बता रहा था तो पुलिस वाले कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तुम्हारी बीवी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से फिर दूसरा आसपास का थाना होता है बड़गांव का, उस थाने में भी ऐसे ही एक दूल्हा पहुंचता है, कहता है कि मेरी बीवी, जिसका नाम ज़हीन होता है, ज़हीन को मैंने हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं रही है, क्या उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? इसी तरह से धीरे धीरे करके बड़गांव के लगभग अलग अलग थानों में 12 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। दुल्हन के नाम अलग अलग होते हैं, कहीं ज़हीन नाम था, कहीं इलियासा नाम था, कहीं शाहीना नाम था, तो कहीं फरजाना नाम था। इस तरह के अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग नाम के साथ साथ अलग अलग दूल्हे आते हैं। अलग अलग थानों में जाके वो एक ही फ़ोटोग्राफ्स था जो बार बार दिखाया जाता था। अब एक पत्रकार को ये फ़ोटोग्राफ्स मिल जाता है। वो पत्रकार अपनी सोशल साइट यानी कि वेबसाइट पर इस फ़ोटोग्राफ्स को जो चलाता है, तो ये फ़ोटोग्राफ्स आसपास के उस इलाके में फैल जाता है। यानी कि 12 लोग ये लगातार थानों में शिकायत कर चुके थे कि उनकी बीवी अचानक से गायब हो चुकी है, उसको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और वो फ़ोटोग्राफ्स जब साथ में तैरने लगता है, जाने लगता है कि इस लड़की का नाम ये है, इसको पता बताने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह से जब फैलता है तो कुछ और लोगों ने, अब लड़की का फ़ोटोग्राफ्स एक होता है लेकिन नाम जो होते हैं, उसकी पहचान जो होती है, उसके जो एड्रेस होता है वो अलग होते हैं। कहीं ज़हीन लिखा था तो कहीं इलियासा लिखा था, कहीं शाहीना लिखा था तो कहीं फरजाना लिखा हुआ था। अब कुल मिला के उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। पुलिस पर भी दबाव बनने लगता है। बड़गांव की पुलिस उस महिला को तलाश करने की जब कोशिश करती है, 17 जुलाई 2023 को आखिरकार वो गिरफ़्तार कर ली जाती है। और जब गिरफ़्तार करी जाती है तो उससे फिर पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि वो 2 बच्चों की माँ है और इससे पहले लगभग इसी तरह से 27 शादियाँ कर चुकी है और 28वीं शादी की तैयारी चल रही थी। यानी कि जब पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया था तो 28वां निकाह उसका होने वाला था। बाकायदा महफ़िल सजी हुई थी, बारात आई हुई थी और बारात आने के बाद उनके खाने पीने का इंतज़ाम था, निकाह की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, उस महिला को उसे दबोच लिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लगभग उसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है और 30 साल की उम्र में उसने 27 निकाह किए थे, 27 दूल्हे बनाए थे। 27 दूल्हों के पास वो जाति ज़रूर थी, लेकिन उनके पास कुछ वक्त रुकने के बाद अपने पास या तो कभी बाज़ार में ख़रीदारी के बहाने से, कभी हॉस्पिटल में पेट दर्द या कोई और बीमारी के बहाने से, तो कभी होटल में कहती है कि मुझे अच्छा जगह खाना खिला के लेके आओ, तो कभी खाना खाने के हिसाब से, तो कभी उसका पार्क में बैठने का मन करता था कि चलो, अपने शौहर से कहती थी कि चलो पार्क में चलते हैं, वहाँ कुछ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपने सुख की अपने दुख की कुछ किस्से कहानियाँ आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे। लेकिन वो घर से निकलती थी अपने हाथ में बैग लेकर, हैंड बैग में, और उसके हैंड बैग में पैसे होते थे। वो महर की रकम को कोशिश करती थी कि निकाह होने के बाद जब उसकी पहली सुहागरात मनाई जाए तो पहली ही सुहागरात में उसको सारी की सारी महर की रकम मिल जाए। और उसका एक ही कोशिश होती थी, एक ही टारगेट होता था कि जिस दूल्हे से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिल सके। और उसकी एक बाकायदा टीम काम करती। जिस पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की, जब दूल्हों ने ये शिकायत की और उनके वकीलों ने इस मामले को अपने लेवल से भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चला कि उसके पीछे एक टीम काम करती है। और उस टीम का यही काम होता था, वो ऐसे लोगों को तलाश करती थी, ऐसे दूल्हों को तलाश करती थी जिनकी शादी आसानी से नहीं होती थी। और ये शर्त रखी जाती थी कि शादी होगी ज़रूर, लेकिन बहुत चंद लोग उससे शादी में शामिल होंगे। लेकिन जब उस महिला को पकड़ा जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है और पूरी कहानी, पूरा इतिहास को खंगालने की कोशिश की जाती है। 27 निकाह करने वाली 2 बच्चों की वो माँ लोगों का बेवकूफ़ बना रही थी। 27 दूल्हों के अरमानों पर जो उसने पानी फेरा,
इसके अलावा भी कई ऐसी शिकायतें आई थी थानों के अंदर, हालांकि वो पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं दे सके। ये संख्या 40 के आसपास पहुंच जाती है। वो वाकई बहुत ही शातिर दुल्हन होती है। उसके खिलाफ जो संबंधित धाराएं हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच करना शुरू कर दिया है। कम से कम कोशिश होगी पुलिस की, कहना यह है कि इसमें जो चार्जशीट लगाकर इसको सज़ा दिलाई जाएगी। जो इसके साथ लोग साथ दे रहे थे उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, शादी को लेकर बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं। शादी का लड्डू होता ही ऐसा है, जो खाते हैं वो भी पछताते हैं, जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का पछतावा कुछ ज़्यादा होता है जिनकी ज़िंदगी में छलावा होता है। जैसे कानपुर देहात की उस कहानी में शादी होती है, 10वें दिन बाद बेटी पैदा हो जाती है। ऐसे दूल्हों का क्या, जिनकी ज़िंदगी शुरू से ही नर्क हो जाती है। ठीक है, ऐसे दूल्हे तो सब्र कर सकते हैं कि हाँ, पैसे के लालच में आके उन्होंने एक खूबसूरत दुल्हन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन वो दुल्हन नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हन होती है और ज़िंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। कई लोगों ने तो सब्र कर लिया था। उन्होंने ये भी बताया जाता है, पुलिस की जांच में ये आया था कि जब दुल्हन उन्हें मिल जाती थी, ढूंढने पर, कोशिश करने पर, वो कहती थी कि अगर तुमने मेरे खिलाफ़ कोई FIR दर्ज की या शिकायत करने की कोशिश की तो तुम मैं कुछ गंभीर धाराओं में, यानी कि जैसे रेप जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। इसलिए कुछ लोग डर की वजह से इस शिकायत नहीं करते थे। कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, दुल्हन की उम्र कम होती थी, इसलिए वो सोचते थे कि बात समाज में आएगी तो उसका गलत असर जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सोनू हैं, निखिल सिंह हैं, जीनत कामरान हैं, विशाल सिंह भाटी, गणपत सिंह जो कि जैसलमेर के रहने वाले हैं, हरिशंकर शर्मा हैं, मोहम्मद फ़हीम हैं हल्द्वानी के, विजेंद्र कुमार यूपी के हैं, राकेश प्रजापति नोएडा के रहने वाले हैं, विक्की कुमार विजयकांत यादव हैं मैनपुरी के, सोनू गौतम हैं नोएडा के, गुलफाम मिर्ज़ा हैं मुजफ्फरनगर से, अंशिका सिंह, नौशाद अली, जिशान राणा बुलंदशहर से हैं, अमित कुमार अमेठी से हैं, रीनू रानी हैं, ज्योति चौहान लखनऊ से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। कुछ लोगों के कमेंट अच्छे थे, इसलिए उनके नाम लिए जा रहे हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।